बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। अप्रोप्रिएट वर्ड्स सीखेंगे कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सा वर्ड कॉमनली यूज होता है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, किसी स्टूडेंट को कुछ समय पहले एक डिस्काउंट ऑफर मिला, उस टाइम पे वो यूज़ नहीं कर पाया उस ऑफ़र को। तो अब ये बात चल रही है कि ऑफ़र ख़त्म हो गया है, क्या ये पेमेंट अभी भी मैं कर सकता हूँ, क्या इसी ऑफ़र में एनरोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ऑफ़र ख़त्म हो गया, वहाँ से कह रहे हैं कि आपको उसी टाइम पे मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए था। तो ये इडियोमेटिक सेंटेंसेस हैं हिंदी के। इनको इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इसी लहजे में बोलने के लिए सेंटेंस कैसे बनेगा। ऑलराइट, जैसे कि क्या ये पेमेंट आज कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। ऑफ़र की बात हो रही है कि ऑफ़र आपने जो पहले दिया था वो अब हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने तरीके से कहा जा सकता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंपल कह सकते हैं कैन आई मेक दिस पेमेंट टुडे, कैन आई मेक दिस पेमेंट टुडे। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस हो गया, राइट। लेकिन सिर्फ सेंटेंसेस से काम नहीं चलेगा, थोड़ी फीलिंग भर के बोलिए। इज इट स्टिल पॉसिबल टू मेक दिस पेमेंट टुडे, इज इट स्टिल पॉसिबल टू मेक दिस पेमेंट टुडे। इस सेंटेंस को समझिए। अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं से कहीं मीनिंग पहुंच जाएगा। कहा यह जा रहा है क्या अभी भी पॉसिबल है ये पेमेंट करना मेरे लिए। सारे वर्ड्स नहीं यूज करे जा रहे हैं कि मेरे लिए, इज इट स्टिल पॉसिबल फॉर मी टू मेक दिस पेमेंट टुडे, तो फिर इसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा, राइट। तो सुन के हमें पकड़ना पड़ता है कि किस सिचुएशन में, किस लहजे में क्या बात कही जाती है इंग्लिश में। दैट्स वाई लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनना बहुत जरूरी है। सो इज इट स्टिल पॉसिबल टू मेक दिस पेमेंट टुडे। एक और तरीके से कहा जा सकता है इज दिस ऑफर स्टिल अवेलेबल, इज दिस ऑफर स्टिल अवेलेबल। एक और तरीके से कह सकते हैं इज दिस ऑफर स्टिल वैलिड। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो वर्ड्स बदले जा सकते हैं और कहा जा सकता है थोड़ा कैजुअली कि इज दिस ऑफर स्टिल गुड, इज दिस ऑफर स्टिल गुड। गुड वर्ड भी काफी ज्यादा कॉमन है वैलिडिटी के लिए, राइट। सो इज दिस ऑफर स्टिल गुड, इसका मतलब है कि ऑफर अभी भी वैलिड है, सिर्फ सुनना नहीं है। देखिए इसके अंदर समझने वाली बात क्या थी, जब भी हम पेमेंट की बात करते हैं वी नेवर डू पेमेंट्स, वी ऑलवेज मेक पेमेंट्स, राइट। तो हर सेंटेंस के अंदर हम मेक इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कैन आई मेक दिस पेमेंट, राइट, इज इट स्टिल पॉसिबल टू मेक दिस पेमेंट, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो समझने की कोशिश करनी है कि मुझे एक एक वर्ड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। अगर आपको इसी के बेसिस पे एक सेंटेंस बोलना पड़े कि मैं पेमेंट 4 बजे तक कर दूंगा, मैं आपका पेमेंट 4 बजे तक कर दूंगा, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, प्लीज पार्टिसिपेट करिए, सेंटेंस को लिखिए कि मैं आपका पेमेंट 4 बजे तक कर दूंगा, हाउ वुड यू से दिस। राइट योर सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। और उसके बाद फिर अगला सेंटेंस देखिएगा। आई होप कि लिख के आए होंगे आप। जैसे कि सामने से कहा गया ये ऑफर केवल उस ही दिन तक वैलिड था, ये ऑफर केवल उस ही दिन तक वैलिड था। दो तरीके से कहेंगे, समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस ऑफर वॉज वैलिड ओनली फॉर दैट डे, दिस ऑफर वॉज वैलिड ओनली फॉर दैट डे कहा गया। और दूसरे तरीके से कह रहे हैं दिस ऑफर वॉज वैलिड ओनली अंटिल दैट डे। दोनों में फर्क क्या है, फॉर का मतलब है ड्यूरेशन और अंटिल का मतलब है एंड पॉइंट। जब कहा गया दिस ऑफर वॉज वैलिड ओनली फॉर दैट डे, यानी एक ही दिन के लिए था, सुबह शुरू हुआ उसी दिन खत्म हो गया, फॉर दैट डे, राइट। दिस ऑफर वॉज वैलिड अंटिल दैट डे जब हम कह रहे हैं यानी कि चल तो पहले से रहा था लेकिन वो आखिरी पॉइंट था। जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों के बेसिस पे एक सेंटेंस बोलूँ, जैसे कि आई टीच अंटिल 4, यानी 4 बजे तक पढ़ाऊंगा, पहले से पढ़ा रहूंगा उससे मतलब नहीं है। आई विल टीच अंटिल 4 यानी 4 बजे एंड पॉइंट। आई विल टीच फॉर 3 डेज, 3 दिन तक पढ़ाऊंगा, वो ड्यूरेशन की बात हो गई। सो दिस ऑफर वॉज वैलिड ओनली फॉर दैट डे, यानी एक दिन ही के लिए था। इससे पूरा समझ में आ जाएगा सामने वाले को, ना पहले था ना बाद में, ओनली फॉर दैट डे। और दिस ऑफर वॉज वैलिड अंटिल दैट डे, यानी चल तो बहुत पहले से रहा था, मैंने इतने दिन में भी इस्तेमाल नहीं किया और वो आखिरी दिन था जिस दिन मुझको मैसेज मिला, राइट। आई होप समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंस। तो देख लीजिए अगर कुछ गुंजाइश हो सके तो। स्टूडेंट फिर भी कह रहा है कि देख लीजिए अगर कुछ गुंजाइश हो सके तो। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है, सारे वर्ड्स को ना यूज करते हुए इस बात को कहने के तरीके देखते हैं। एक बेसिक तरीके से कहा जा सकता है प्लीज चेक इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी, प्लीज चेक इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी। समझने वाली बात है इफ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है चॉइस की कि देख लीजिए पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि बात पॉसिबिलिटी की हो रही है। पॉसिबिलिटी कैन नेवर बी कंफर्म, राइट, पॉसिबिलिटी कैन नेवर बी सर्टन। एकदम कंफर्म तो हो नहीं सकती, किसी को ऐसे नहीं कहा जा सकता ना चेक करो पॉसिबल है, राइट। कहा यही जाएगा चेक करो पॉसिबल है या नहीं। तो जब चॉइस की बात आ गई है सो प्लीज चेक इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी। आई होप समझ में आया होगा। तो इफ लगाने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, राइट। आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, यानी आएगा या नहीं, राइट। एक और तरीके से इस चीज को बोल करके देखिए, प्लीज सी इफ देयर इज एनी रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, प्लीज सी इफ देयर इज एनी रूम फॉर नेगोशिएशन।
फ्लेक्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेगोशिएशन कहे जा सकते हैं। बस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इफ़ का इस्तेमाल करना है। प्लीज़ सी, प्लीज़ चेक, इफ़ देयर इज़ एनी रूम। रूम भी काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, राइट। एक और तरीके से इस चीज़ को बोल करके देखिए, प्लीज़ सी इफ़ इट्स स्टिल अवेलेबल, प्लीज़ सी इफ़ इट्स स्टिल वैलिड। वर्ड्स आप आगे पीछे घुमा करके यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें देखना क्या है, स्टिल का प्लेसमेंट देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर एक बार मेरे साथ रिपीट कर लेंगे तो आगे के लिए याद हो जाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सेंटेंसेस हैं, आप जब 10-12 सेशंस देख लेंगे आपको खुद से लगेगा कि यार वही वर्ड्स, वही ग्रामर, वही स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे ज़्यादा इंग्लिश में होते ही नहीं है। बंदे का नाम और बंदे का काम बदलता रहता है बस, और 40 से 45 ग्रामर के रूल होते हैं, राइट। आगे कहा जा रहा है वैसे तो ऑफर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहो तो आपको 300 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। ये इतनी बात कहनी है हमको, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम सिर्फ आपके लिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के सबसे बड़े 2 फायदे ये हैं कि आपको हम सबसे पहले अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं कि उस टाइम पे आपने मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, अब तो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, उस टाइम तो बहुत सस्ते में हो रहा था। तो इस प्रकार के इडियोमेटिक सेंटेंसेस जब हिंदी में वहाँ डिस्कस होते हैं, उनके इंग्लिश में लोग बातें कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि एक सेंटेंस को एक सिचुएशन में कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। हम खुद से बहुत कम सीखते हैं, माहौल हमको सिखाता है, तो यहाँ आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। दूसरा, ऐसा नहीं सिर्फ चैटिंग करेंगे, फ़ोन पे बात करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर वॉइस चैट का ऑप्शन होता है ग्रुप में, तो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते रहते हैं, 4-5 लोग मिलकर प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब लोगों का कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो खुद से आपको स्ट्रक्चर समझ में आएंगे कि एक बात को कहने के लिए बंदा कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करता है, कहाँ खत्म करता है। ग्रुप का फ़ायदा ये है कि थोड़ी बहुत तो चीज़ें वहाँ पर पूरा दिन डिस्कस होती रहती हैं, उसके बाद फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं। सेशन में आप बैठेंगे, 15-20 दिन में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। और सारी चीज़ें अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हम। लाइफ में एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है, उसके बाद जब तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो जाते, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइएगा। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ कि वैसे तो ऑफर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहें तो आपको 300 का डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस बात को कहना है, इसमें समझना क्या है, ये जो वैसे तो है इसको कितने तरीके से इंग्लिश में कहा जा सकता है। वेल द ऑफर हैज़ एक्सपायर्ड, वेल कह सकते हैं आप। वेल की जगह पर आप ऑल दो, इवन दो भी कह सकते हैं। ऑल दो, इवन दो में कोई फर्क नहीं होता। ऑल दो थोड़ा सा फॉर्मल होता है, इवन दो थोड़ा सा और ज़्यादा कैजुअल होता है और जोर देने के लिए कह दिया जाता है। इवन दो द ऑफर हैज़ एक्सपायर्ड, जब भी हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं इसका मतलब ये आगे भी कुछ कहने वाले, हालांकि ऑफर खत्म हो गया है लेकिन फिर भी, राइट। तो ये वेल, ऑल दो, और एक और चीज़ कही जा सकती है हाउएवर। तो ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ करी जा सकती हैं। इन सेंटेंसेस से मतलब नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से है। जब आप एक सिचुएशन में बार बार इवन दो, ऑल दो, वेल, एनीवे सुन लेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मीनिंग नहीं, यूसेज होते हैं कि किस सिचुएशन में कहा जाना है। सो हाउएवर द ऑफर हैज़ एक्सपायर्ड, लेकिन अगर आप अभी भी एडमिशन लेना चाहें तो मैं आपको 300 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ। अभी भी अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो मैं आपको 300 का डिस्काउंट दे सकता हूँ, इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग, राइट। एक और तरीके से देखिए, 2-3 तरीके से कहेंगे इस सेंटेंस को, बट इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग आई कैन गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 300 रुपीज़। एनरोल वर्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना समझते हैं। मान के चलिए हम यहाँ कहने की कोशिश करें, अगर आप अभी भी एडमिशन लेना चाहते हो, इफ़ यू स्टिल वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, इफ़ यू स्टिल वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, अगर आपको कहना पड़े मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक बेसिक तरीके से आप कह सकते हैं आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स। आप कह सकते हैं आई वांट टू एनरोल इन योर कोर्स, राइट। आपको एक सेंटेंस देता हूं मैं लिखने के लिए, आपको कहना है इंग्लिश में कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना चाहता हूं। मैं अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना चाहता हूँ। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? प्लीज़ टेक अ पॉज एंड राइट दिस सेंटेंस, क्योंकि हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, पार्टिसिपेट करा करें, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, राइट। लिखना है मैं अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना चाहता हूँ। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिएगा, अगर मैं 500 रुपये कर दूँ तो क्या काम चल जाएगा? जैसे कि बंदे ने कह दिया वेल द ऑफर हैज़ एक्सपायर्ड, इफ यू स्टिल वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स आई कैन गिव यू अ 300 रुपीज़ डिस्काउंट।
300 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर मैं 500 पे कर दूं तो क्या काम चल जाएगा? अब यहाँ पर बात हो रही है 500 रुपये से काम चल जाएगा, राइट? देखिए कितने तरीके से कहा जा सकता है। विल इट वर्क इफ आई पे 500? विल इट वर्क इफ आई पे 500? विल इट वर्क यानी कि क्या काम चल जाएगा। वर्क वर्ड काम चलने के लिए भी यूज हो सकता है। मान के चलिए अगर आपसे किसी ने 1000 रुपये मांगे, अब आपको कहना है यार 500 में काम चला लोगे, तो कह सकते हैं विल 500 वर्क, विल 500 डू। वर्क डू ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। सो विल 500 डू ये भी कहा जा सकता है कि 500 से काम चल जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं विल 500 बी ओके। प्लेसमेंट देख लेना है, विल 500 बी ओके, विल बी 500 ओके नहीं कह देना है, राइट? तो सारा का सारा गेम है वर्ड्स के प्लेसमेंट का, क्योंकि आप देखिए ग्रामर का कितना पार्ट है, कहीं विल लग रहा है, कहीं सेकंड फॉर्म लग रही है, तो आपको पता ही है कि विल इज फॉर फ्यूचर एंड सेकंड फॉर्म इज यूज फॉर पास्ट, राइट? सिर्फ वर्ड्स का प्लेसमेंट देखना है। सो विल 500 बी ओके, विल 500 डू, या फिर विल इट बी ओके इफ आई पे 500। आई होप समझ में आया होगा। नाउ समय की कदर करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समय की कदर करनी चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं द टाइम शुड बी वैल्यूड। सिर्फ ऐसा नहीं है ये सेंटेंस समझ में आया। देखिए वैल्यू वर्ड जो है वो एक वर्ब के तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मान के चलिए आपको किसी ने 1000 रुपये गिफ्ट भेजे। अब आपको कहना है यार मैं आपकी इसकी कदर करता हूँ जो आपने मेरे को गिफ्ट दिया है, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट या थोड़ा सा आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, तो आप कह सकते हैं आई वैल्यू योर प्रेजेंट, आई वैल्यू योर प्रेजेंट, आई वैल्यू योर ओपिनियन, राइट? वी शुड वैल्यू द टाइम। या फिर आप कह सकते हैं टाइम शुड बी वैल्यूड, यानी कि समय की कदर करनी चाहिए, किया जाना चाहिए, व्हाटएवर। कभी ऐसा मत सोचो कि हम कुछ बाद में कर लेंगे, कभी ऐसा मत सोचो कि हम ये जो काम वगैरह की बात हो रही है। अब ये देखिए एक्चुअल में क्या है, ये एक्सप्रेशन है, हिंदी में आपको समझ में आ रहा होगा। समय की कदर करनी चाहिए, कभी ऐसा मत सोचो बाद में कर लेंगे, तो इन शब्दों को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। हमें फीलिंग को समझ के एक्सप्रेस करना है तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बहुत ऑल्टरनेटिव्स होंगे हमारे पास में। कहा जा सकता है नेवर थिंक दैट विल डू इट लेटर, वी शुड वैल्यू आवर टाइम, नेवर थिंक विल डू इट लेटर, राइट? यानी कि कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाद में कर लेंगे। नाउ जब भी मौका मिले मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा 2-3 तरीके से कहेंगे। एक तो इडियोमेटिकली कह देंगे, एक ट्रांसलेशन करके बोलने की कोशिश करेंगे। जब भी मौका मिले मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सो जस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर इट अराइजेज। ये एक कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। सीज द अपॉर्चुनिटी का मतलब हो जाता है कुल मिलाकर के मौके का फ़ायदा उठाना। जस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर इट अराइजेज। एक और तरीके से कहा जा सकता है व्हेनेवर यू गेट अ चांस मेक गुड यूज ऑफ इट, whenever you get a chance use it, whenever you get a chance utilize it। कहने को तो 100 तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए। कहीं पर अच्छा तरीका याद आ जाएगा, कहीं पर सेंटेंस बना के बोलना पड़ेगा, राइट? सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर इट अराइजेज। जब भी मौका मिले मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। 700 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। कहा जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, इज़ नॉट अ बिग थिंग। ये भी कहा जा सकता है ट्रांसलेशन करके, लेकिन काफ़ी कॉमन एक्सप्रेशन है। बिग डील कह दिया जाता है। 700 isn't a big deal, 700 isn't a big deal, I'll pay right now, I'll pay right now, I'll make the payment now, getting my point? तो 700 is not a big deal। अब not a big deal आपको जब पता चल गया तो ऐसा नहीं 700 रुपये की बात आएगी तभी बोलेंगे। मान के चलिए कोई कह दे कि यार मेरे घर आ सकते हो, अब आपको कहना अरे कौन सी बड़ी बात है, अभी आ रहा हूँ, नॉट अ बिग डील, जस्ट कमिंग, गेटिंग माय पॉइंट। तो सिचुएशन के हिसाब से डेली डायलॉग्स फ्रेसेस वगैरह हमको याद होने चाहिए और सेंटेंस के अंदर फिट करने आने चाहिए। वो आएगा कैसे? सुन सुन के। जब पेमेंट कर दो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। यहाँ कहा जा रहा है जब पेमेंट कर दो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। फीलिंग को समझिए, कहा यह जा रहा है पेमेंट करने के बाद। पेमेंट कर चुके हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। थोड़ा सा हिंदी को समझेंगे ना तो ग्रामर अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। यहाँ पर कहने की कोशिश करी जा रही है वंस यू हैव मेड द पेमेंट, वंस यू हैव मेड द पेमेंट यानी जब कर हो जाए पेमेंट, फाइनल। हैव लगा करके कहा जा रहा है जब फाइनल हो चुका हो काम। सो वंस यू हैव मेड द पेमेंट सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। वंस यू हैव मेड द पेमेंट शूट मी अ स्क्रीनशॉट भी कहना काफी ज्यादा कॉमन है। वंस यू हैव मेड द पेमेंट सेंड मी अ स्क्रीनशॉट टू माय व्हाट्सएप नंबर, इस तरीके से कह सकते हैं, या कह सकते हैं शूट मी अ स्क्रीनशॉट वंस यू हैव मेड द पेमेंट। शूट मी अ स्क्रीनशॉट कहने का मतलब ये हो गया कि स्क्रीनशॉट लेना और मुझको भेज देना। शूट मी अ स्क्रीनशॉट वंस यू हैव मेड द पेमेंट। दोनों सेंटेंसेस में क्या कह रहे हैं? वंस यू हैव मेड द पेमेंट। इससे इंडिकेशन ये जा रहा है कि जब पेमेंट हो चुकी हो, राइट? तो ये चीज़ें
याद करनी पड़ेंगी सुन सुन के, ऐसा नहीं कि रट्टा लगाना है। जब रिपीट करेंगे तो खुद से ग्रामर समझ में आने लग जाएगी। जैसे कि मुझे पेमेंट कहाँ करना है, अब सामने वाला बंदा तो पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया, अब वो कह रहा है मुझे पेमेंट कहाँ करना है, तो वेयर शुड आई मेक द पेमेंट। बार बार क्या कह रहे हैं, डू द पेमेंट नहीं कह रहे हैं, वेयर शुड आई मेक द पेमेंट, वेयर शुड आई डू द पेमेंट नहीं कह रहे हैं। अब सामने वाले व्यक्ति ने कहा चाहो तो मेरे अकाउंट में जमा करवा सकते हो या फिर किसी यूपीआई से मेरे नंबर पे ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए अकाउंट में जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे और यूपीआई पे करेंगे तो प्रीपोजिशन देखना है। चाहो तो अकाउंट में जमा करवा सकते हो, ठीक। यू कैन ईदर डिपॉजिट इनटू माय अकाउंट, डिपॉजिट करेंगे तो इन करेंगे, यू कैन ईदर डिपॉजिट इनटू माय अकाउंट और ट्रांसफर इट यूजिंग एनी यूपीआई टू माय नंबर। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा इसी ऑर्डर में बोला जाएगा, इस सेंटेंस को कम से कम 20 तरीके से घुमा फिरा करके बोला जा सकता है। पोर्शंस को अगर मैं तोड़ तोड़ के बोलूं तो ऐसे भी कहा जा सकता है, यू कैन ईदर डिपॉजिट द मनी इन माय अकाउंट और यू कैन पे टू माय नंबर थ्रू एनी यूपीआई। You can pay to my number using any UPI. You can pay to my number through any UPI. देखिए ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको यूज करने में डर लगता है, कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वाला सही है, थ्रू लगाऊं, बाय लगाऊं, टू लगाऊं। इन चीज़ों के कंफ्यूजन दूर कैसे होंगे, ग्रुप डिस्कशन में बैठ के समझ में आएंगे ये। लुक एट द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, और तरीके से बोल करके देख लेते हैं इसी बात को। यू कैन ईदर डिपॉजिट इट इनटू माय अकाउंट, यानी कि अकाउंट में पे कर सकते हैं, और ट्रांसफर इट थ्रू एनी यूपीआई टू माय नंबर। थ्रू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अब आपको कहना पड़े मैं आपको गूगल पे से 1000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, नॉट आंसर, राइट योर सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन कि मैं आपको गूगल पे से 1000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूं। हाउ वुड यू से दिस? लिखिएगा जरूर, उसके बाद आगे बढ़िए।